हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू लर्निंग लोशन। लेट्स मेक इट इजी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के यूनिट 5 बोले तो सिंपल लिफ्टिंग मशीन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके एसबीटीई के एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग यूनिट 5 का मोस्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं। इससे पहले हम लोगों ने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के यूनिट 1, 2 और 3 को क्लियर कर चुका। 4 हम लोग इस वीडियो के बाद वाले वीडियो में क्लियर कर लेंगे। फिर यूनिट 5 इसलिए पहले कर रहा हूँ ताकि यूनिट 5 से आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। यह यूनिट आपका अच्छे से क्लियर है तो आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी फ्रेंड्स। तो बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। सेशन शुरू करने से पहले हम लोग अपने सिलेबस को देखते कि हमारा सिलेबस आखिर है क्या। तो यूनिट 5 का यह रहा आपका सिलेबस, एसबीटीई के 2023 के रिगार्डिंग है। आप इसे देख सकते हैं, आप अपने सिलेबस से मैच कर लीजिए। सभी प्रश्न आपके सिलेबस से ही लिए गए। तो पहला प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। द लॉ ऑफ मशीन कैन बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली इन अ फॉर्म ऑफ। आपसे पूछा गया कि लॉ ऑफ जो मशीन है उसे हम लोग मैथमेटिकली बोले तो गणितीय रूप में किस तरीके से हम लोग लिखते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसका जो फॉर्म रहता है किस तरीके का रहता है, वो पाराबोला रहेगा या फिर जो उसका ग्राफ बनेगा बोले तो यह ग्राफ पे ही आपका पूछा गया। फॉर्म बोले तो आपका ग्राफ, इसका फॉर्मूला भी होता है जिससे हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, बट यहाँ से आपसे फॉर्म पूछा है तो उसका फॉर्म पाराबोला रहता है या फिर सर्कल रहता है या फिर स्ट्रेट लाइन रहता है या फिर एनी ऑफ दिस। तो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका ग्राफ हम लोगों का क्या होगा। तो इसका ग्राफ दोस्तों हम लोगों का स्ट्रेट लाइन होता है। अब आप लोग इसका ग्राफ भी देख लीजिए कि किस तरीके का हम लोग का लॉ ऑफ मशीन का ग्राफ रहता है। यह ग्राफ दोस्तों आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो आप फॉर्मूला देख रहे हो P इक्वल टू एम इंटू डब्ल्यू प्लस, यह क्या है हम लोग अभी देखेंगे। यह हमारा लोड होता है जो कि हम लोग का एक्स एक्सिस पे होता है और एफर्ट हम लोग का वाई एक्सिस पे होता है। अब आप इस इक्वेशन को यदि नहीं समझ पा रहे हो तो थोड़ा सा मैं इसको इलिब्रेट कर देता हूँ, ताकि क्योंकि लॉ ऑफ मशीन से आपके 4 नंबर में पूछे जाते हैं। तो ये रहा आपका लॉ ऑफ मशीन का फॉर्मूला, बोले तो P इक्वल टू एम इंटू डब्ल्यू प्लस सी। डब्ल्यू क्या है, तो डब्ल्यू आपका लोड लिफ्ट, जो कि आप लोड को लिफ्ट कर रहे हैं। पी हमारा क्या है, तो एफर्ट अप्लाइड कर रहे हैं। कभी कभी आपका न्यूमेरिकल भी लॉ ऑफ मशीन से आता है या फिर इसे डिस्क्राइब करने के लिए लिखा जाएगा। तो आप इसे याद कर लीजिए, इससे एमसीक्यू भी आते हैं और 4 नंबर में भी पूछा जा चुका है इससे पहले। अब लॉ ऑफ मशीन का उपयोग क्या, लॉ ऑफ मशीन आप क्यों पढ़िए, तो यहाँ पे यूज दिया गया। यदि आपको लॉ ऑफ मशीन लिखने को आए तो आप इन तीनों पॉइंट को भी लिख के वहाँ से निकल सकते हैं और नंबर को अच्छे तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या कह रहा है, फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस कैन बी गिवन। फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस कैन बी गिवन, फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस को हम किस तरीके से दर्शाएंगे। कह रहा है एक्चुअल एफर्ट माइनस आइडियल एफर्ट। एक्चुअल एफर्ट कहने का मतलब है कि एक्चुअली में आप अभी कितना लगा रहे हैं जब फ्रिक्शन आपका है तब, और आइडियल एफर्ट कहने का मतलब है कि जब फ्रिक्शन नहीं है तब का एफर्ट। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर देखिए पूछा है फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस। तो फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आइडियल लोड। आइडियल लोड बोले तो कि शुरू में हम लोग कितना, जब फ्रिक्शन नहीं है तब कितना है, और दूसरा जब फ्रिक्शन है तब कितना है। तो इन दोनों को माइनस जब हम कर देंगे तो हमारा फ्रिक्शन तो निकल जाएगा ना। ये क्या बोल रहा है कि जब फ्रिक्शन नहीं है तब है हम, और एक्चुअल बोल रहा है फ्रिक्शन होने के बाद हम है। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस निकल जाएगा। थोड़ा ध्यान से सोचिएगा, बहुत ईजी प्रश्न है, हड़बड़ी में आप जवाब नहीं दीजिएगा। तो बोले तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3 में। प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा गया है इन एन आइडियल मशीन। आइडियल मशीन में क्या होता है, ऑप्शन ए को पढ़िए। बोल रहा है आउटपुट ऑफ मशीन इनपुट ऑफ मशीन, मतलब मशीन का जो आउटपुट है वही इनपुट है। फिर हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी कह रहा है आउटपुट ऑफ मशीन इज इक्वल टू 0.5 टाइम्स ऑफ इनपुट ऑफ मशीन, मतलब कि आउटपुट जो हमारा आता है वो इनपुट के 0.5 टाइम्स होता है। तो जी नहीं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है आउटपुट ऑफ मशीन इज लेस देन, ये साइन आपका लेस देन इनपुट ऑफ मशीन, मतलब आउटपुट कम होता है इनपुट से, या फिर आउटपुट ऑफ मशीन इज इक्वल टू इनपुट ऑफ मशीन।
तो देखिए आइडियल मशीन बोले तो ऐसा मशीन जिसमें फ्रिक्शन जीरो हो, फ्रिक्शन जीरो बोले तो उसका इफ़िशियंसी, अगर आपसे पूछा जाए एमसीक्यू में आइडियल मशीन का इफ़िशियंसी कितना होता है तो 100% आप लोग टिक करेंगे। एमसीक्यू में पूछा जाता है, जरूरी नहीं कि यह प्रश्न है, आपसे यह पूछा जाएगा आइडियल मशीन का इफ़िशियंसी कितना होता है तो 100%। आइडियल मशीन में फ्रिक्शन कितना होता है तो 0%। अब पूछा है आइडियल मशीन में क्या होता है तो आइडियल मशीन में जितना आप आउटपुट, यानी जितना आपको आउटपुट मिलेगा ना सेम उतना ही इनपुट, यानी आप 10 न्यूटन का फोर्स लगाइएगा तो कार्य भी 10 न्यूटन के बराबर होगा, थोड़ा भी फ्रिक्शन आपका देखने को नहीं मिलेगा। तो यही हम लोगों का हो जाता है आइडियल मशीन। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा गया अ सिंपल लिफ्टिंग मशीन विल बी रिवर्सेबल और सेल्फ लॉकिंग सोलेल बेस्ड ऑन, मतलब कह रहा है कि सिंपल लिफ्टिंग मशीन है उसको हम कब रिवर्सेबल बोलेंगे और कब सेल्फ लॉकिंग बोलेंगे। रिवर्सेबल यानी वो रिवर्स डायरेक्शन में काम करने के लिए कैपेबल हो, बोले तो रिवर्स डायरेक्शन में भी वो वर्क कर सके। सेल्फ लॉकिंग बोले तो रिवर्स डायरेक्शन में नहीं। अब रिवर्स डायरेक्शन में भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इमेजिन कीजिए कि आप कुआं से पानी निकाल रहे हैं, जैसे ही आप हाथ को छोड़िएगा पानी सीधा कुआं में चला जाएगा, बोले तो यह रिवर्सेबल हो गया। सेल्फ लॉकिंग में होता है कि यदि आप हाथ छोड़ भी देते तो ये बाल्टी आपका यहीं पर रुक जाता। आई होप कि आप रिवर्सेबल और सेल्फ लॉकिंग को ही हम लोग ई रिवर्सेबल भी कहते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो कह रहा है कि इन दोनों को हम पता कैसे करते हैं, किस बेसिस पे पता करते हैं कि यह हमारा रिवर्सेबल है और ये हमारा रिवर्सेबल नहीं है, बोले तो ये हमारा सेल्फ लॉकिंग है। इफिशियंसी बेसिस पे या फिर इन मशीन के इनपुट पे, बोले तो इनपुट टू द मशीन, या फिर आउटपुट पे, या फिर डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट। तो देखिए रिवर्सेबल और नॉन रिवर्सेबल पता करने का हम लोग के पास बेस्ट तरीका होता है इफिशियंसी, मतलब हम लोग जो कुछ भी पता करते हैं इफिशियंसी के द्वारा करते हैं कि यह मशीन हम लोगों का रिवर्सेबल है, यह हम लोगों का सेल्फ लॉकिंग है। आई होप कि आप इसे इजीली समझेंगे। हम लोग आगे प्रश्न में ये भी समझेंगे कि इफिशियंसी कितना रहेगा तो हमारा रिवर्सेबल रहेगा और इफिशियंसी हम लोगों का कितना रहेगा तो सेल्फ लॉकिंग होगा। उससे पहले हम लोग यह समझ लेते हैं कि आपके एग्जाम में यदि आपसे इफिशियंसी निकालना ही पूछे दे तो आप क्या कीजिएगा। तो देखिए आपको उस समय आउटपुट और इनपुट वर्क दिया रहेगा, उसमें आप 100 से गुना कर दीजिएगा, आपका इफिशियंसी निकल जाएगा, जो कि परसेंटेज में हम लोग व्यक्त करते हैं। और उसके हिसाब से आप ये भी बता सकते हैं यह मशीन हम लोग का रिवर्सेबल है और यह मशीन हम लोग का रिवर्सेबल नहीं है। इतना अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये 4 नंबर में रहेगा। एमसीक्यू में आपको इस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे और बताना रहेगा कौन रिवर्सेबल है और कौन इरिवर्सेबल, बोले तो सेल्फ लॉकिंग है। आई होप कि आप अच्छे तरीके से प्रश्नों को समझ रहे हो। कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट जरूर करें फ्रेंड्स, हम लोग उसे जरूर क्लियर करेंगे। अभी मैंने बोला था मैं बताऊंगा इफिशियंसी बेसिस पे हम लोग कैसे पता करते हैं, आगे वो प्रश्न है हम लोग जरूर उसे सॉल्व करेंगे। देखिए इस प्रश्न में आपसे कह रहा है अ मशीन इज सेड टू बी रिवर्सेबल वेन इट्स इफिशियंसी इज, आ गया ना वही प्रश्न फ्रेंड्स। तो बताइए वो ऐसा कौन सा मशीन होगा जिसका रिवर्सेबल होने के लिए उसका इफिशियंसी हम लोग का क्या होना चाहिए। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोगों का हो जाए ग्रेटर देन 50%। यदि किसी भी मशीन का इफिशियंसी 50% से ज़्यादा आता है तो वह मशीन हम लोगों का रिवर्सेबल है। तो बोले तो अब यदि आप पूछिएगा सर कि मान लीजिए हमको सेल्फ लॉकिंग मशीन चाहिए तो उसका इफिशियंसी कितना होगा, तो सेल्फ लॉकिंग मशीन के लिए हम लोगों का इफिशियंसी उसका लेस देन 50%, बोले तो 50% से कम होना चाहिए, तब हम लोगों का सेल्फ लॉकिंग बोले तो ई रिवर्सेबल होगा। बट प्रश्न में आपसे पूछा गया रिवर्सेबल यानी मोर देन क्या हो जाएगा हम लोग का 50%। तो आप लोग इसे याद रखिए, आप एक को याद रखिए, दोनों याद मत रखिए, उसका अपोजिट कर लीजिएगा, नहीं तो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। आप सिर्फ रिवर्सेबल का याद कर लीजिए, रिवर्सेबल 50% से ज़्यादा, रिवर्सेबल 50% से ज़्यादा। यहाँ पर कुछ रिवर्सेबल मशीन के एग्जाम्पल दिए गए जिसे आप लोग देख सकते हैं, जैसे पुल्ली हो गया, आप नीचे से पानी से सामान निकाल रहे हैं तो ये सब आपका रिवर्सेबल, जैसे इंक्लाइन प्लेन आप इस पर गुड़काते ऊपर लेके जाइए, छोड़ दीजिएगा, ये तुरंत नीचे आ जाएगा। तो ये सभी क्या हम लोग का रिवर्सेबल मशीन यानी रिवर्स डायरेक्शन में काम को कर सकते हैं। तो डैट मीन्स रिवर्सेबल मशीन 50% से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा, ई रिवर्सेबल 50% से कम। इसे याद रखिएगा, या प्रीवियस ईयर में आपसे पूछेगा। और रिवर्सेबल और ई रिवर्सेबल का डिफरेंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसे एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा, बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स। पीडीएफ आप टेलीग्राम से ज्वाइन ले लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा गया द वेलोसिटी रेशियो ऑफ फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुल्ली। पुल्ली से आपका 2 MCQ फ्रेंड्स रहेगा, यह यूनिट आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे जरूर अच्छे से क्लियर कीजिए। यहाँ से आपको यूनिट में देखिएगा MCQ पुल्ली से रहेगा ही, 2 MCQ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ फार्मूला पूछा गया
दी वेलोसिटी रेशियो ऑफ फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुल्ली। फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुल्ली का हम लोग का वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, तो इसका हम लोग का हो जाता है 2n। अब आप पूछिएगा सर n क्या है, तो n आपका नंबर ऑफ मूवेबल पुल्ली, यानी आप कोई सिस्टम बनाया उसमें नंबर ऑफ मूवेबल पुल्ली कितना है, वह पुल्ली जो घूम सकता है। अब आपके एग्जाम में इस तरीके से देखिए प्रश्न आएगा, यह भी प्रश्न आ सकता है। अब हम मान लीजिए क्वेश्चन सेट करने वाला कुछ इस तरीके से पूछा, द वेलोसिटी रेशियो ऑफ फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुल्ली हैविंग 3 नंबर ऑफ मूवेबल पुल्ली, यानी n का मान 3 दे दिया है। तो अब आप लोग उसका कैसे निकालिएगा वेलोसिटी रेशियो, तो ये फॉर्मूला 2 टू द पावर n, यानी 2 का पावर हम लोग का n है, लेकिन मूवेबल पुल्ली कितना क्वेश्चन में बोला है, 3 बोला है, तो 2 के पावर आप लोग 3 रखे और कैलकुलेट करके जितना आ रहा है वो हम लोगों का आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में प्रश्न रह सकते हैं। तो आप लोग फॉर्मूला याद रखिए और वहाँ पे कैलकुलेट करके बता दीजिएगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है। आप इसे इजीली समझे होंगे। अब आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा हम लोग जो आगे प्रश्न करेंगे। आगे प्रश्न जो मैं अभी आपको बताया सेम वही है। प्रश्न में देखिए बोला दी वेलोसिटी रेशियो ऑफ फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुल्ली विथ 4 पुल्ली, मतलब इसमें n का मान 4 दिया गया। अब आप लोग जल्दी से कैलकुलेट कीजिए कि यह फर्स्ट सिस्टम का पुल्ली है। फर्स्ट सिस्टम का पुल्ली का भी मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया, 2 के पावर n होता है। अब जल्दी से आप लोग इसे कैलकुलेट कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए कि प्रश्न नंबर 7 का आंसर भैया यह होगा। आई होप कि आप लोग इजीली समझ रहे होंगे। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 8 में। प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या कर रहा है, दी वेलोसिटी रेशियो ऑफ सेकेंड सिस्टम ऑफ पुल्ली। अभी हम लोगों ने फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुल्ली का देखा, 2 के पावर n था। अब हम लोग किसका देखेंगे, सेकेंड सिस्टम। सेकेंड सिस्टम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन को देखिए और करेक्ट आंसर को बोलिए। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, यानी जितना नंबर ऑफ मूवेबल पुल्ली होगा वही हम लोगों का उसका वेलोसिटी रेशियो हो जाता है फ्रेंड्स। बोले तो वही हम लोगों का VR हो जाता है। वेलोसिटी रेशियो को हम लोग शॉर्ट से डिनोट करते हैं। तो इसका भी डायग्राम देख लीजिए, कुछ इस तरीके का होता है डायग्राम। अब आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। यह एक प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है, दी वेलोसिटी रेशियो ऑफ सेकेंड सिस्टम ऑफ पुल्ली हैविंग अ 4 पुल्ली, मतलब वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है सेकेंड सिस्टम का, जितना नंबर ऑफ मूवेबल पुल्ली है वही हम लोग का वेलोसिटी रेशियो हो जाता है। प्रश्न में नंबर ऑफ पुल्ली कितना है, 4 दिया गया है, तो वेलोसिटी रेशियो कितना होगा हम लोग का 4 हो जाएगा। यदि आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर दिए तो बिल्कुल सही दिए फ्रेंड्स। अब हम लोग थर्ड सिस्टम ऑफ पुल्ली का देखेंगे। थर्ड सिस्टम ऑफ पुल्ली का फॉर्मूला क्या होता है, यदि आपको पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। पूछा है दी वेलोसिटी रेशियो ऑफ थर्ड सिस्टम ऑफ पुल्ली। थर्ड सिस्टम ऑफ पुल्ली का क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोगों का 2 के पावर n-1 हो जाएगा। बोले तो ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। आप इन तीनों फॉर्मूला को जरूर से जरूर याद करिएगा। किसी भी ईयर के प्रश्न को उठाइए, यदि यह क्वेश्चन नहीं होगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इसमें से 1 या 2 प्रश्न आपको मिले ही ना। वेलोसिटी रेशियो और पुल्ली से आपको मिलेगा। अब इस पे जल्दी से प्रश्न को सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रश्न नंबर 11 का आंसर क्या आएगा। प्रश्न नंबर 11 में आपसे बोला है दी वेलोसिटी रेशियो ऑफ थर्ड सिस्टम ऑफ पुल्ली हैविंग अ 4 पुल्ली। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला क्या देखा, जल्दी से बताइए फॉर्मूला क्या था। फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था 2 के पावर n-1। तो इस फॉर्मूले पे आप लोग वैल्यू को पुट कीजिए और आंसर को फाइंड आउट कीजिए। क्या था, 2 के पावर n-1। n हमारा क्या, नंबर ऑफ मूवेबल पुल्ली। नंबर ऑफ मूवेबल पुल्ली यहाँ कितना दिया गया, 4 दिया गया। तो 2 के पावर 4-1 जल्दी से आप लोग कैलकुलेट कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर की बौछार कर दीजिए। आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा इस सेशन में। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए कि यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको देखने को मिलेगा इस चैनल पे। हर एक सब्जेक्ट का जिस सब्जेक्ट में डाउट है कमेंट जरूर करें फ्रेंड्स आप लोग। प्रश्न नंबर 12 में आपसे बोला गया दी लॉ ऑफ मशीन। यह प्रश्न हम लोग प्रश्न नंबर 1 में क्लियर किए थे और अच्छे तरीके से किए थे, क्योंकि लॉ ऑफ मशीन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। बोले तो VBI को है, इसे आप लोग अच्छे से क्लियर कीजिए। तो लॉ ऑफ मशीन हम जाएगा, बट यह जरूर आप लोग याद रखिएगा कि इसका ग्राफ हम लोग का स्ट्रेट लाइन होता है। मैंने इसका डिस्कशन आपको वीडियो को शुरू में किया है, तो आप लोग उसे याद थोड़ा जरूर कर लीजिएगा। लॉ ऑफ मशीन आपका इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करें प्रश्न नंबर 13 की, तो प्रश्न नंबर 13 में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी रेशियो इन मशीन। मतलब बोले तो आप वेलोसिटी रेशियो निकालना है किसी मशीन का, तो आप कैसे निकालिएगा। तो वेलोसिटी रेशियो निकालने का आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। बोले तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट आंसर होता है। फ्रेंड्स आप लोग ध्यान दीजिए, जरूरी नहीं है यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला लिखा, आपके एग्जाम में दे दिया जाएगा कि डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट 5 मीटर है और मान लीजिए डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड इतना है, तो आप वहाँ पे वेलोसिटी रेशियो कैलकुलेट कीजिएगा।
मैं यहाँ पे जनरल फार्मूला लिखा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए और आप किसी भी टाइप के प्रश्नों को सॉल्व कर लें। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, हो सकता है कि डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट होता क्या। तो यहाँ देख लीजिए, आप एफर्ट लिखा आपको देखने को मिलेगा। मैं थोड़ा जूम कर ले रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। यहाँ देखिए आपको एफर्ट लगा दिख रहा है ना, ये एफर्ट यानी एफर्ट लगाने पर इसमें कितना मूवमेंट आया। जितना मूवमेंट आया, मान लीजिए एक्स आया, एक्स एफर्ट लगाने पे यहाँ देखिए अब आप लोग को लोड दिखाई दे रहा होगा। मान लीजिए आप इसे पुल्ली से खींचे, यानी खींच के इतना लंबा किए, एक्स हो गया, यानी एफर्ट लगाने पर एक्स डिस्टेंस यानी उसका बढ़ा। अब लोड क्या होगा हम लोग का, ऊपर जाएगा। मान लीजिए कि ये इतना, अभी सॉरी दोस्तों थोड़ा इसको और ऊपर बना लेता हूँ। मान लीजिए इसका डिस्टेंस इतना ऊपर उठ गया, मान लीजिए ये वाई हो गया, तब वेलोसिटी रेशियो निकालना था। डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट, एफर्ट के कारण एक्स मूवमेंट और लोड में कितना हुआ वाई, तो एक्स बाई वाई हम लोगों का वेलोसिटी रेशियो आ जाएगा फ्रेंड्स। आई होप कि आपको मज़ा जरूर आया होगा, तो कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड्स आप लोग। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न नंबर 14 है हम लोग का। 14 में देखते हैं हमसे क्या पूछा गया। 14 कह रहा है और स्क्रू जैक इज यूज्ड फॉर, स्क्रू जैक का हम लोग उपयोग क्यों करते हैं। स्क्रू जैक देखिएगा, आप लोग प्राय देखे होंगे, गाड़ी देखे हैं हम लोग का 4 व्हीलर, उसका अगर चक्का पंक्चर हो जाता है तो रिप्लेसमेंट के लिए हम लोग जैक लगा के ऊपर करते हैं। तो वो किस लिए करते हैं, तो हेवी लोड को लिफ्ट करने के लिए। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर कितना सही है, ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिफ्ट अ हैवी लोड, बोले तो भारी लोड को उठाने के लिए हम लोग स्क्रू जैक का उपयोग करते हैं। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न नंबर 15 में आपसे पूछा गया, अ मशीन इज सेड टू बी आइडियल इफ इट्स इफिशियंसी। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, कोई भी मशीन आइडियल है तो उसका इफिशियंसी हम लोगों का क्या होगा, तो उसका इफिशियंसी हम लोग का 100% होगा। वहीं आइडियल मशीन में आपका फ्रिक्शन हम लोगों का 0 होता है। और एक बात आप लोग याद रखिएगा, आइडियल मशीन जो है हम लोग का हाइपोथेटिकल, बोले तो माना गया, रियल में ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। सब जगह कुछ ना कुछ परसेंट फ्रिक्शन होता है, तो आइडियल मशीन कहीं रियल में नहीं। आप इमेजिन मत कीजिए कि रियल में ऐसा मशीन है। आइडियल मशीन अभी रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, हम लोग इमेजिन करते हैं। कंपेयर के लिए हम लोग आइडियल एक चीज़ को रखते हैं, जैसे हम लोग भगवान को आइडियल मानते हैं, वो बहुत अच्छा। तो इसी तरीके हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ने के लिए आइडियल मान लेते हैं कि जब कोई भी फ्रिक्शन नहीं हो तब इतना होगा, तो वो आइडियल कंडीशन होता है, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। आइडियल एक हाइपोथेटिकल है। आई होप कि आप इसे समझे होंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न पे जाने से पहले आइडियल मशीन का कुछ कॉन्सेप्ट है, आप याद कर लीजिएगा कुछ, क्योंकि देखिए 6 नंबर का प्रश्न आप देखिएगा प्रीवियस ईयर में, तो उसमें 3 टॉपिक दे दिया जाएगा, 1 2 3, और बोलेगा इन तीनों को डिफाइन कर दीजिए। आप तीनों को डिफाइन करते हैं तो आपको 6 नंबर मिल जाएगा। तो आप तीनों में 4 4 3 3 लाइन लिख दीजिए, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। फिगर बना दीजिए, और मान लीजिए आइडियल मशीन है तो आइडियल मशीन का फॉर्मूला लिख दीजिए, या फिर छोटा छोटा जैसे ये बुलेट पॉइंट बनाया गया, इतना काफ़ी है। इसी तरीके से आपके 6 नंबर में 3 रहेंगे, ये हर बार रहते हैं, इस बार भी रहेंगे। तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा तो आपको एग्जाम में सुविधा होगा, इसलिए मैं आपको यह कंटेंट दे रहा हूँ। आइडियल मशीन में क्या रहता है, आउटपुट इनपुट के इक्वल रहता है, इफिशियंसी 100% रहता है। तो इन सभी चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा। यहाँ देखिए हाइपोथेटिकल मशीन है, यानी बोले तो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे देखिए पूछा गया, द इफिशियंसी ऑफ लिफ्टिंग मशीन इज द रेशियो, मतलब इफिशियंसी क्या होता है लिफ्टिंग मशीन का, इफिशियंसी बोले तो हम लोग का क्या होता है। तो ऑप्शन को तो जरा ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन ए कह रहा है मैकेनिकल एडवांटेज टू द वेलोसिटी रेशियो, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो, कहने का यह मतलब है इसका, बोले तो MA/VR कह रहा है। यहाँ से आपसे प्रश्न में इफिशियंसी पूछा है, ध्यान दीजिएगा। तो जाहिर सी बात है, सही बात है, इफिशियंसी निकालने के लिए हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज बेटा वेलोसिटी रेशियो करते हैं, तो पहला तो सही हो गया। दूसरा कह रहा है कि आउटपुट टू द इनपुट, ये भी बात सही है, आउटपुट बटा इनपुट होता है हम लोग का मैकेनिकल इफिशियंसी निकालने के लिए। आउटपुट यानी जो प्राप्त हुआ, इनपुट जितना ताकत आप लगाए, 10 न्यूटन का ताकत लगाए, काम जितना हुआ उतना, ये भी बात सही है। ऑप्शन सी कह रहा है वर्क डन बाय द मशीन टू द वर्क डन ऑन द मशीन। जरा इसको ध्यान से देखिएगा, वर्क डन बाय द मशीन, मशीन से किया गया कार्य, मशीन से जो काम किया जाएगा वही ना आपका आउटपुट होगा जी, तो सही बात है, वही आउटपुट होगा। टू द वर्क डन ऑन द मशीन, मशीन पे आप लोग जो काम किए वही ना हमारा इनपुट है। इसी बात को जरा सा घुमा के लिख दिया गया, तो हम लोग को घूमना नहीं, आंसर को ऑल ऑफ द एबव पे टिक करना है। यानी इफिशियंसी निकालने का यह तीनों हमारा फॉर्मूला होता है, इन तीनों में से किसी का भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स इसमें ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे मैंने मैकेनिकल एडवांटेज बोले सॉरी फ्रेंड्स इफ़िशियंसी का मैंने आपको फार्मूला बताया। आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल रह सकता है कि इतना हम लोगों का वेलोसिटी रेशियो है और इतना मैकेनिकल एडवांटेज है, तो आप वहाँ से इफ़िशियंसी निकाल लीजिएगा, या फिर इतना हमारा आउटपुट दिया गया है और इतना हम लोगों का इनपुट है वहाँ से निकाल लीजिएगा, या फिर वर्क डन बाय द मशीन इतना है और वर्क डन ऑन द मशीन इतना है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ से इफिशियंसी इजीली आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न नंबर 17 में देखिए आपसे पूछा गया है दी मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ स्क्रू जैक। अभी हम लोगों ने स्क्रू जैक देखा, स्क्रू जैक का क्यों उपयोग करते हैं, तो हेवी लोड को लिफ्ट करने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब बताना है कि इसका मैक्सिमम इफिशियंसी क्या होता है, यह भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1 माइनस साइन फाइव बटा 1 प्लस साइन फाइव, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों आपको उलझाने के लिए दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। इसे याद कर लीजिएगा, इसका प्रूफ होता है बट प्रूफ ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा फ्रेंड्स। अब दोस्तों अभी तक हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से यूनिट 5 बोले तो सिंपल लिफ्टिंग मशीन के सभी एमसीक्यू को बहुत अच्छे तरीके से किया। सभी एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। कहने के लिए हम लोग कितने एमसीक्यू किए, 17 एमसीक्यू, लेकिन 17 एमसीक्यू से हम लोग ज़्यादा किए। एक एक एमसीक्यू में हम लोग 2 2 3 3 एमसीक्यू किसी किसी में किए हैं, तो ये नंबर के लिए 17, बट हम लोगों ने अभी अच्छे तरीके से बहुत सारे एमसीक्यू को क्लियर किया। यदि कोई भी डाउट है कमेंट जरूर कीजिए, तब हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न पे चलते हैं। सब्जेक्टिव प्रश्न देखिए दोस्तों, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव प्रश्न को आपको पकड़ बनाए जरूर रखना है। यूनिट 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहला प्रश्न में देखिए आपकी किस तरीके से पूछा जाएगा। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। आपको लोड पता होना चाहिए, एफर्ट पता होना चाहिए, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, इफिशियंसी, लॉ ऑफ मशीन। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें हम तो मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, इफिशियंसी और लॉ ऑफ मशीन हो जाता है। देखिए ज़्यादा बड़ा बड़ा डिफिनीसन ही, एक बार पढ़िएगा आपको याद हो जाएगा, तो आप लोग डरना नहीं है कि इतना सारा मैं दे दिया। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बताया कि आपको कौन सा है, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, इफिशियंसी एंड लॉ ऑफ मशीन। इसे आप लोग क्लियर जरूर कीजिएगा। सेकेंड प्रश्न आपका हो जाता है डिफाइन सेल्फ लॉकिंग एंड रिवर्सेबल मशीन। अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया एमसीक्यू में, सेल्फ लॉकिंग मशीन बोले तो ई रिवर्सेबल मशीन और रिवर्सेबल मशीन क्या है। तो आपको मैंने इसका पीडीएफ भी दे दिया है। यदि किसी प्रश्न में डाउट है, यहाँ पे जितना प्रश्न में लिखा हूँ, तो कमेंट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर टेलीग्राम पे, मैं आपको सेंड कर दूंगा पीडीएफ इसका आंसर। फिर कह रहा है डिफरेंस बिटवीन सिंपल मशीन हमारा क्या और कंपाउंड मशीन क्या, उन दोनों में डिफरेंस नहीं पता है तो बोलिएगा, मैं आपको बता दूंगा डिफरेंस क्या है, पीडीएफ में सेंड कर दूंगा। कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड्स, तो इसे आप लोग जरूर क्लियर कीजिएगा। आगे हमारा क्या है, आगे हमारा देखिए न्यूमेरिकल आ जाता है। न्यूमेरिकल बोले तो वही मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और इफिशियंसी। यदि आपको डिफिनीसन याद है तो आप क्या कीजिएगा, इजीली न्यूमेरिकल बना लीजिए, या फिर न्यूमेरिकल इसका फॉर्मूला पता है ना, तो इससे आप लोग क्या कर सकते हैं, डिफिनीसन बना सकते हैं। जैसे हम लोग क्या देखें कि इफिशियंसी हमारा क्या था, आउटपुट बटा इनपुट था, वर्क डन बाय द मशीन, वर्क डन ऑन द मशीन, तो इसे ही आप लोग बना कर लिख देना है कि इसके रेशियो को इफिशियंसी ही कहते हैं। नंबर आपको मिल जाएगा, आपको फार्मूला लिख देना है, नंबर आपका नहीं कटता है फ्रेंड्स। पैनिक मत होइए कि नंबर ज़्यादा कटेगा। प्रश्न नंबर 5 में देखिए आपसे पूछा गया एक्सप्लेन वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लोइंग मशीन। मतलब यहाँ कुछ मशीन दिए गए, इनमें से आपको कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, इसमें देखिए किसी एक का बनाना रहेगा, ऐसा नहीं कि आपको तीनों बनाना रहेगा। इसमें बोल रहे एक्सप्लेन इन वन ऑफ द फ्लोइंग, मतलब इसमें से आपको कोई एक को क्या करना है, उसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को बताना है। स्क्रू जैक भी काफ़ी बार पूछा गया है, ये तीनों है ना बार बार रिपीट किया गया, इसलिए मैं 3 को ही लिखा हूँ। और भी बहुत सारे मशीन है, बट ये 3 में से आपका पकड़ है ना 2 का भी, तो आपका इजीली क्लियर हो जाए। यदि इसका भी पकड़ नहीं है ना, तो आप न्यूमेरिकल को क्लियर कर लीजिए और थोड़ा सा मैकेनिकल इस सब का फॉर्मूला को हो जाएगा, काम आपका बन जाएगा। तो आई होप आज का सेशन आपको दोस्तों बहुत अच्छा लगा। कोई भी डाउट हो आप ज़रूर बताइए कि यूनिट 5 में या फिर किसी सब्जेक्ट में कहाँ से डाउट हो रहा है। ये हमारी कुछ प्रीवियस वीडियो है दोस्तों। आप लोग एग्जाम से पैनिक मत होइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, नंबर आप इजीली पास हो जाएगा। ज़्यादा टफ नहीं होता, टेंशन नहीं लेने का है, लोड कोई भी लोड नहीं लेने का। कमेंट कीजिए आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आगे आप किस तरीके के इंप्रूवमेंट चाहते हैं ज़रूर बताएं। प्रीवियस वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।